तो जैसे उस दिन हमने एक टॉपिक किया था पॉलिटी और करंट अफेयर को लिंक करके, और एक जो हमारा दूसरा टॉपिक था सत्याग्रह वाला। तो क्रिप्स मिशन आपका हिस्ट्री में चल रहा है, तो आज हम क्रिप्स मिशन की थोड़ा उसके बैकग्राउंड से स्टार्ट करेंगे ताकि हमारा फ्लो क्रिप्स मिशन के आगे तक साथ साइड बाय साइड मेंटेन करें। तो साथ में एक टॉपिक हम करेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशंस में ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे एग्जाम में हमें इम्पोर्टेंट है, हमें वो भी कवर करनी होती है, इसलिए हम एक टॉपिक आज उसका करेंगे, ठीक है। क्रिप्स मिशन तक आपका मतलब एंड तक कंप्लीट हो गया था कि क्या उसके प्रपोजल्स थे और क्या उसका आगे मतलब कैसे उसको क्रिटिसाइज किया गया है कुछ, मतलब क्रिप्स मिशन तक ही हुआ है। तो कोई नहीं, हम हाँ उसके पहले से शुरू करूँगा मैं, बैकग्राउंड से उसको शुरू करेंगे। तो बैकग्राउंड में पहले तो हम चलते हैं 1939 में। 1939 में क्या हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, ठीक है। और सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई तो उस टाइम पे ये नोट के लिए नोट कर लिया, करेंसी लिखवाओगे ये अब मैं मतलब आज इसीलिए ये लिख के आया हूँ, ये सारा आपका मतलब आपको मोस्टली तो जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं और से करने की। हाँ सारा आप कर लेना, मतलब आपका टॉपिक अगर जरूरत पड़ेगी तो कोई और चीज़ अगर रह जाएगी तो वो मैं बता दूँगा बाद में, बाकी सारी चीज़ें कवर हो जाएगी आपकी। आप उसके पहले चाहे शुरू कर लो इसको थोड़ा सा, क्रिप्स मिशन जहाँ पे आपने नोट किया उससे थोड़ा पहले नोट कर लेना चाहिए, ठीक है। अब सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू होगी तो अब उसमें ब्रिटेन का भी इन्वॉल्वमेंट था, जैसे एलिस वर्सेस एक्सिस के बीच में सेकंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई। अब जो ब्रिटेन था ले लो टाइम के बाद अंदर फिर रह जाएगा इसलिए वो लास्ट डे हाँ देखो वही था क्रिप्स ठीक है। अब वर्ल्ड वॉर में क्या था, एलिस वर्सेस एक्सिस था, इसके अंदर दो ग्रुप्स थे अलग अलग कंट्रीज के। अब ब्रिटेन के अंदर उस टाइम पे इंडिया चल रहा था अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935, वो आपने किया होगा, ठीक है। अब उसके मुताबिक ब्रिटेन जो हमारे जो इंग्लिश यहाँ पे ऑफिसर्स थे या जो हमारी गवर्नमेंट थी, उन्होंने क्या किया, विदाउट इंडिया के किसी भी फ्रीडम फाइटर या लीडर से सलाह किए, उन्होंने इंडिया को भी वर्ल्ड वॉर में एक तरह से इन्वॉल्व कर दिया था। उन्होंने ये बोला कि इंडिया हमारी तरफ से वर्ल्ड वॉर में लड़ेगा। आपने सुना होगा कि हमारे वर्ल्ड वॉर सेकंड में इंडिया से ही ब्रिटिश की तरफ से बहुत सारे सोल्जर्स वहाँ पे गए थे लड़ने के लिए। और रिसेंटली आपने सुना होगा जब हमारे प्राइम मिनिस्टर फ्रांस में पहुंचे थे तो वहाँ पे एक जैसे उनकी वो जो क्या कहते हैं उसको सिमेट्री होती है, मेमोरियल होता है जहाँ पे उनकी ग्रेव्स बनी होती हैं, तो वो इंडियंस जो सोल्जर्स वहाँ पे फ्रांस में जो शहीद हुए थे उनकी वहाँ पे ग्रेव्स बनी हुई हैं। तो पीएम मोदी ने वहाँ पे विजिट किया था, तो वो कौन थे, वो वही सोल्जर्स थे जो इंडिया से उस टाइम पर वहाँ पे वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व हुए थे, जो लड़ने गए थे, ठीक है। और इस चीज का इंडिया में विरोध हुआ क्योंकि किसी से कोई भी कंसर्न नहीं किया गया कि हमारा इन्वॉल्वमेंट उसमें है या नहीं, ठीक है। अब इसका विरोध हुआ तो इंडियन जो हमारे लीडर्स थे उन्होंने क्या किया कि हम जो वॉर है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन उसके बदले में हमें आप फ्रीडम प्रोवाइड करो, हमारा सेपरेट नेशन हमें प्रोवाइड करो। लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे वो किस बात पर टिके हुए थे, वो कह रहे थे हम आपको सिर्फ डोमिनियन स्टेटस दे सकते हैं। अब डोमिनियन स्टेटस क्या है, डोमिनियन स्टेटस का मतलब है कि जो हमारे लोकल लेवल का एडमिनिस्ट्रेशन होगा, लोकल लेवल की जो भी गवर्नमेंट चलेगी वो इंडियंस के हाथ में होगा, लेकिन जो ऊपर के लेवल की चीजें होती हैं जैसे कि डिफेंस हो गया, फाइनेंस हो गया, आर्मी, हाँ जैसे सेंटर के पास जो मेन पावर्स होती हैं वो रहेंगी ब्रिटिशर्स के पास, और जो लोकल गवर्नमेंट है उसके हाथ में ही ये जो लोकल चीजें हैं वो उनके हाथ में रहेंगी। अब इंडियंस को ये चीज भी नहीं पसंद थी, ठीक है। अब इसके खिलाफ क्या हुआ, 1939 में हुआ वारदा रेजोल्यूशन, ये प्लेस का नाम है वारदा रेजोल्यूशन। अब ये आप सारा डेट तो चलो जिसकी होएगी को मैं लिखवा दूंगा, जैसे ईयर वाइज आप साथ साथ नोट करो क्योंकि वहाँ पे क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन भी बनते हैं, क्योंकि तो
क्या डिसाइड हुआ कि विदाउट इंडिपेंडेंस, ये क्या लिखा है वॉर कहाँ पे, वॉर रेगुलेशन के बीच में ये वाला वार्ता रेजोल्यूशन, बात आदत नहीं है ना इतनी मार करेंगे, बता देना मेरे से पूछ लेना आप, ये चीज समझना है ना आइडिया अच्छी है। वार्ता रेजोल्यूशन की विदाउट इंडिपेंडेंस हम वॉर में बिल्कुल भी ब्रिटिशर्स का साथ नहीं देंगे, ठीक है। अब इस टाइम पर जो वो थे वाइसरॉय, वो थे लिंगलिथगो, ठीक है। अब इन्होंने ये जो डिमांड थी इसको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, और उन्होंने ये कहा कि नहीं हम अपना वो उसी डिमांड करेंगे डोमिनियन स्टेटस पे। अब इसके बाद इंडियन लीडर्स, मेनली 3 लीडर्स जिनके वर्ल्ड वॉर में ज्वाइन करने के ऊपर डिफरेंट व्यूज थे, ठीक है। सबसे पहले थे गांधी। गांधी आपने जितना कब तक सिलेबस किया होगा उसमें ये देखा होगा, गांधी बहुत लिबरल रहे थे कि वो चाहते थे कि ब्रिटिशर्स को मौका दें हम कि वो हमारी डिमांड सुने। एक तरफ मॉडरेट्स थे और एक तरफ जो एक्सट्रीमिस्ट थे, एक्सट्रीमिस्ट, तो उनका क्या मानना था कि हम वॉयलेंस करें या हम दबाव डाल के अपनी डिमांड्स को पूरी करें। लेकिन गांधी की आइडियोलॉजी थी सत्याग्रह, नॉन वायलेंस, कि वो इस बात पे रह के ही अपनी बातें मनवाएं, ठीक है। गांधी चाहते थे कि हम वॉर में उनका साथ दें ताकि वो वॉर के बाद हमारी बातें माने, ठीक है। दूसरे नंबर पे थे नेहरू। नेहरू चाहते थे कि जब तक इंडिपेंडेंस नहीं मिलती तब तक हम वॉर में नहीं साथ देंगे। और तीसरे नंबर पे थे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने क्लियरली मना कर दिया कि हम इसमें बिल्कुल भी साथ नहीं, लेकिन इन बातों का ब्रिटिश गवर्नमेंट पर कोई असर नहीं पड़ा, उन्होंने इसको इग्नोर कर दिया, ठीक है। उसके बाद आता है ये वो था इस टाइम पे जो वाइसरॉय थे वो थे लिंगलिथगो, ठीक है। मतलब जब ये उन्होंने डिमांड रखी वार्ता रेजोल्यूशन वाली 1939 में कि हम इंडिपेंडेंस, अगर जब तक आप हमें इंडिपेंडेंस नहीं देते हम तब तक आपका वॉर में बिल्कुल भी साथ नहीं देंगे, ठीक है। तो उस टाइम पे वाइसरॉय थे ये लिंगलिथगो, इन्होंने उस डिमांड को मना कर दिया। फिर से ये सब चीजें प्रोटेस्ट होने लगे, मीटिंग्स होने लगी कि आप हमारी मांगे मानो। तो उस टाइम पे 3 लीडर्स मेनली जो जिनका मतलब उस टाइम पे रोल था, उन तीनों के ये विचार थे कि गांधी कह रहे थे हम वॉर में उनको सपोर्ट कर देते हैं, नेहरू कह रहे थे कि जब तक इंडिपेंडेंस नहीं देते हम नहीं करेंगे, और सुभाष चंद्र बोस कह रहे थे हम करेंगे ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। और ब्रिटिशर ने इसको भी इग्नोर कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, जब यहाँ पर गांधी जी ने ये बात को बोला कि हम वॉर में जाएंगे, तो जो सुभाष चंद्र बोस थे वो मोस्टली इनसे शुरू से ही थोड़ा अलग होकर चले थे। तो सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, 1939 में उन्होंने कांग्रेस से रिजाइन कर दिया और इन्होंने अपनी एक डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर ली जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। अब ये बेस्ड थी मार्क्सिस्ट और सोशलिस्ट आइडियोलॉजी में। ये दोनों टर्म्स आप सबको समझ में आती हैं, मार्क्सिस्ट और सोशलिस्ट, क्लियर आपको मैं बताऊं? मार्क्सिस्ट तो वही होगी जो कार्ल मार्क्स एक जो थिंकर है, उसकी क्या सोच थी कि जो भी दुनिया में दिक्कत परेशानी है वो किस लिए है, वो जो कैपिटलिस्ट क्लास है, कैपिटलिज्म पता है आपको कि उसमें पूरा ग्लोबलाइजेशन चलता है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रेड होएगा, सब चीजें होंगी। उसका मानना ये था कि इसकी वजह से एक क्लास बनती है जो बहुत रिच होती है, मल्टी रिच, और एक क्लास बनती है जो बिल्कुल पुअर रह जाती है, गरीब हो जाती है। और उसका कारण क्या है, सिर्फ कैपिटलिज्म, ये जो ट्रेड है, ये चीजें हैं, ये सब उसका कारण है। और वो हर चीज का मतलब, चाहे मार्क्स से हम ये पूछ लें कि वो कोई अगर हमारे में जेंडर इनक्वलिटी है हमारे कंट्री में, तो मार्क्स के पास कारण होएगा कि उसका कारण कैपिटलिज्म है, कि कैपिटलिज्म की वजह से जो मैन है, बोलते हैं कि 40% इकोनॉमी की 40% जो कैपिटल है वो 1% लोग। हाँ वही चीज, वो आज की हम बात करते हैं, वही चीज मार्क्स आज से 100-200 साल पहले बोलता था कि ये सब कैपिटलिज्म की वजह से है, कि एक क्लास जो है वो रह गई है और एक क्लास रिच से रिच हो रही है, ठीक है। अब मार्क्सिस्ट ये आइडियोलॉजी थी, सोशलिस्ट ये होगा कि हाँ समाजवादी, कि सारी चीजें जो है वो एक गवर्नमेंट
ये एक बॉडी के हाथ में है और सारा जो सोसाइटी के सारे रिसोर्सेज हैं। जैसे अब आज के टाइम पे क्या सिस्टम है कि ऊपर हमारे सेंट्रल लेवल है, नीचे स्टेट लेवल है और फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है। अब तीनों लेवल पे हमारे अलग अलग जो लीडर्स चुने जाते हैं, अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन होता है, तो सारे रिसोर्सेज जो है वो बटे हुए हैं, वो कोई किसी के हाथ में, कोई किसी के हाथ में। अब मान लो नगर पालिका किसी और के हाथ में, नगर पालिका के अंदर जो प्लेसेज आती हैं, रिसोर्सेज आते हैं, वो उनके हाथ में। वो ये मानते हैं कि सारी चीजें एक ही कम्युनिटी के अंदर है और जो लोग हैं वो उसके ओनर बने, मतलब सबके पास इक्वली लैंड हो, इक्वल प्रॉपर्टी हो, इक्वली वेल्थ, ठीक है। सोशलिस्ट और मार्क्सिस्ट ये आइडियोलॉजी। और मतलब जो सुभाष चंद्र बोस थे उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन का उस टाइम पे establishment किया, ये आप नोट कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, एक बार यहाँ से सुभाष चंद्र बोस अपना साइड में हो जाते हैं इस टॉपिक में। ये बाद में ये सारा टॉपिक कवर करने के बाद सुभाष चंद्र बोस का ही रोल आता है, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, कांग्रेस का रामगढ़ सेशन हुआ 1940 में। हाँ, कांग्रेस का ये सारे कांग्रेस की सेशंस ही चल रहे थे ना शुरू से। जैसे जब उस टाइम पे एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के बीच में जब भी कोई डिस्प्यूट होता था, जब भी जो कांग्रेस की मीटिंग्स होती थी उसे सेशन कहते थे और सबके अलग अलग प्रेसिडेंट होते थे। ये सारी चीजें मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन सीधे आते हैं। वो मेरे पास अभी लिस्ट मैंने बनाई हुई है, वो मैं आपको कर दूंगा प्रोवाइड। एक साइड पे सेशन है, एक साइड पे कौन सा ईयर, कौन उसका प्रेसिडेंट था, कौन उस मतलब सेशन में क्या मेन चीज निकल कर है, ठीक है, वो मैं आपको दे दूंगा बाद में, ठीक है। अब इस सेशन के जो प्रेसिडेंट थे वो थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। और साथ में आप इसके ब्रैकेट में ये चीज लिख लेना कि 1940 से लेके 46 तक जितने भी कांग्रेस सेशन हुए हैं उसके प्रेसिडेंट थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, क्योंकि स्टेटमेंट्स वाले जो क्वेश्चन बनते हैं हिस्ट्री के तो उसमें कंफ्यूज करने के लिए वो पूछ सकते हैं, ठीक है। जो कांग्रेस के जो सेशंस के प्रेसिडेंट थे वो थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, ओके। तो इस सेशन में क्या हुआ, जो 1937 में इलेक्शन हुए थे लोकल लेवल के, प्रोविंशियल लेवल के, वो हो गया आपका टॉपिक कवर, प्रोविंशियल इलेक्शन 1937 वाला। तो उसका मैं वैसे आपको आइडिया देता हूँ। जैसे 37 में इलेक्शन हुए प्रोविंशियल लेवल, मतलब स्टेट लेवल के, नहीं स्टेट लेवल के इलेक्शन उस टाइम पे होते थे, ठीक है। अब इसमें क्या था, कांग्रेस को उस टाइम पे 11 प्रोविंस थे, उसमें से कांग्रेस को 8 प्रोविंसेस में मेजॉरिटी मिली थी। एक बार आप बस इतना नोट कर लो, ये टॉपिक अलग है, इसको हम बाद में कर लेंगे कवर, एक बार उसका फ्लो कर लो, ठीक है, क्योंकि आपने पहले किया नहीं ना, इसलिए फिर बीच में उसका वो हो जाएगा। अब इस सेशन में क्या हुआ, जो 1937 में इस इलेक्शन में जो भी लोग इलेक्ट हुए थे, चाहे कोई लोकल लेवल पे हुआ, चाहे कोई स्टेट लेवल पे कोई मिनिस्टर बना, सबने क्या किया, रिजाइन कर दिया। इसलिए इस चीज के उसमें क्रिटिसिज्म में कि हाँ आप हमें इंडिपेंडेंस भी नहीं दे रहे और ना ही आप हमारी कोई बात सुन रहे हैं और हमें वॉर में धक्के से इन्वॉल्व कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने एज अ उसका विद्रोह उन्होंने रिजाइन कर दिया, ठीक है। अब ये रिजाइन करने के बाद क्या हुआ, किसने रिजाइन कर दिया, ये जो आपको बताया ना इलेक्शंस पे 1937, ये बात चल रही है 40 की। ये बात है कि जो 1937 में जो बंदे इलेक्ट हुए इस इलेक्शन में उन्होंने रिजाइन कर दिया इसके विद्रोह में। जैसे आपने देखा है आज के टाइम पे भी होता नहीं है, शायद तक आपने सुना होगा, जो यहाँ पे अपने लड़कों को तो पता ही होगा, अपने जब किसान आंदोलन हुआ था तो अभय चौटाला ने इलाहाबाद से इस्तीफा दे दिया था ना, वो इस विद्रोह में दिया था कि आप हमारी मांगे नहीं मान रहे। ऐसे ही उस टाइम पे ये सिस्टम था कि हाँ अभी हम रिजाइन करते हैं। वो रिजाइन करने का नुकसान क्या होता है कि होता है उस एरिया की तो डेवलपमेंट रुक जाती है। वहाँ पे अगर इतने बंदे रिजाइन करेंगे तो वहाँ की जो पार्लियामेंट है, असेंबली है, उसमें सारी वो डिस्ट्रप्शन ही आती है, इस तरह की डिस्ट्रप्शन। तो उसके बाद क्या हुआ, इसी सेशन में उन्होंने मांग रखी कि हमें अब डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें चाहिए कंप्लीट स्वराज। अब ये यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन आपको याद रखना है जो 1929 का जो लाहौर सेशन था, याद रहेगा, उसमें जवाहरलाल नेहरू थे प्रेसिडेंट। उस सेशन के पहली बार स्वराज टर्म की बात वहां पे हुई थी 1929 लाहौर सेशन। अब स्वराज का मतलब क्या है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस विदाउट एनी ब्रिटिश इंटरफेरेंस, ठीक है। और उस टाइम पे क्या था, अब 1929 लाहौर में ये बात रखी गई थी कि 26 जनवरी 1930 तक
हम आपको टाइम देते हैं कि आप हमें इंडिपेंडेंस दो, और 26 जनवरी 1930 तक हम अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, ये कोई नहीं, ये बाद में बता दूंगा, एक बात समझने के लिए सुन लो आप कि 26 जनवरी 1930 को हम अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन उस टाइम पे ब्रिटिशर ने उनकी बात नहीं मानी, इसीलिए मतलब इस जो डेट को मतलब वो करने के लिए मेमोराइज हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया। समझ में आई? कोई रीजन था इसके पीछे? बस यही कि उस चीज को हमने पहली बार उस टाइम पे 1929 में हमने स्वराज की बात करी थी। ये हमारे लिए इतनी बड़ी बात थी वो सेशन की, हमने सीधा ब्रिटिशर्स को चैलेंज किया और 26 जनवरी 1930 को हमने इंडिपेंडेंस की अपनी बात रख दी थी। लेकिन उस टाइम पे किसी भी रीजन से हमारी नहीं बात बनी, तो बस उसको मतलब एक तरह का याद रखने के लिए हमने 26 जनवरी को ही 1950 में अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया। बन तो ये नवंबर में क्या था, 26 नवंबर 1949 तक बन चुका था, लेकिन अडॉप्ट इसको इसलिए इस टाइम किया। ठीक है, अब यहाँ पे ये बात होगी, रामगढ़ सेशन हुआ, ये सब देखते हुए फिर से जो उस टाइम की गवर्नमेंट ने क्या किया, इंडियंस को दिया अगस्त ऑफर 1940। ठीक है, अब इसमें क्या था, इसमें फिर से वही बात, डोमिनियन स्टेटस। ठीक है, उसके साथ जो वाइसरॉय था उसकी जो काउंसिल होगी उसमें 12 में से 8 मेंबर्स जो होंगे वो इंडियंस होंगे। समझ में आई? ठीक है, ये इसलिए था सर कि ताकि हम इंडियंस को प्लीज कर सकें और वो हमें वॉर में साथ दें, ये चीज होगी। और उसके बाद क्या था कि ब्रिटिशर्स ने जो उसके पहले कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाने की डिमांड चल रही थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को भी उन्होंने यस कर दी कि जो इसके वॉर खत्म होने के बाद आप इंडियंस जो हैं वो अपनी एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाएं और उसमें जो मेंबर्स होंगे वो मेजोरिटी जो होगी वो इंडियंस की रहेगी। अब इसमें फिर से भी जोड़ आ गया कि ना तो हमें डोमिनियन स्टेटस चाहिए, हमें चाहिए पूर्ण स्वराज। ठीक है, ना हमें चाहिए कि कोई उसमें हम मेजोरिटी में हों। अगर हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे तो उसमें हम मेजोरिटी में हम खुद होंगे, ब्रिटिशर्स क्यों हों उसमें, क्योंकि हमने अपनी कंट्री के लिए उस चीज को बनाना है। ठीक है, अब इस चीज का भी कांग्रेस ने क्रिटिसिज्म किया। और अगर 8 मेंबर्स इंडियन सर्वे तो ये इसमें थी, इस काउंसिल में थी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में नहीं थी, होती भी तो आप ये देखो, ये सिर्फ अकेले वाइसरॉय की काउंसिल की बात चल रही है ना। उस टाइम पे 2 चीजें होती, वाइसरॉय मतलब आप ऐसे मानो कि जैसे हमारे इस टाइम पे प्रेसिडेंट है। ठीक है, अब हमारे क्या है, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव है। लेजिस्लेचर में हमारे आते हैं जो एमपीज हैं। ठीक है, अब एग्जीक्यूटिव में आते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, जो प्रेसिडेंट हो गए और जो मिनिस्टर्स हो गए। ठीक है, अब मान लो एक हमारे प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट का जो प्रेसिडेंट के 12 बंदे उसके अंदर काम कर रहे हैं, उसमें 8 बंदे सिर्फ इंडियंस हैं और बाकी जो भी इलेक्ट वो करेंगे अपने सारे उनके हिसाब से होंगे, तो कैसे हमारा बेनिफिट रहेगा, ये बात है ना। तो इसलिए वाइसरॉय की जो काउंसिल थी सिर्फ उसमें ये चीज था, और बाकी सारी चीजें, बाकी सारी ये जो चीजें हमने ऊपर बात करी, डिफेंस, फाइनेंस, आर्मी, ये अभी भी उनके हाथ में है। तो जब तक ये नहीं हमारे हाथ में आएगा तो हम कैसे अपना बेनिफिट करेंगे। उन्होंने तो जैसे हमें पहले से ही हमारा जितना यूज किया वैसे ही वो सेम अब कंटिन्यू रखते। ठीक है, और इसी सेम टाइम पे पाकिस्तान रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया गया 1940। और इधर हम बात कर रहे थे कि सारे जो हमारे लीडर्स हैं वो ये चाहते हैं कि हम साथ में रहें, हमारी इंडिपेंडेंस में साथ में मिले। और पाकिस्तान में क्या चल रहा था, पाकिस्तान में सेपरेट पाकिस्तान की डिमांड उठनी शुरू हो गई। ठीक है, यहाँ पे पाकिस्तान रेजोल्यूशन में क्या हुआ कि मुस्लिम लीग ने कहा कि हम तो अपना सेपरेट पाकिस्तान की देनी मांगेंगे। क्लियर है यहाँ तक सबको? ठीक है, 1940 तक ये जो पाकिस्तान रेजोल्यूशन वहां पर पास हो गया। उसके बाद जो ये हमारा अगस्त ऑफर था, इसको हमने देखा कि कांग्रेस ने भी क्रिटिसाइज किया और इन्होंने भी
पाकिस्तान इधर से पाकिस्तान में पाकिस्तान रेजोल्यूशन कि हम तो ये चीज पे तो हम आएंगे ही नहीं, हम तो इंडिया में रहने नहीं चाहते, हम तो अपना अलग इसी बस यहाँ अभी ये बात याद रखना, पाकिस्तान रेजोल्यूशन 1940 के बाद मुस्लिम लीग ने मतलब कोई भी कहीं पे भी कोई क्या कहते हैं उसको, कहीं पे भी मतलब कोई वो नहीं की अपनी की डिमांड कम की, उन्होंने बस सीधी अपनी डिमांड रखी कि हमें बस पाकिस्तान चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, ना हमें आधा हिस्सा चाहिए ना उससे ज्यादा चाहिए, हमें सिर्फ पाकिस्तान चाहिए। ठीक है, अब ये दोनों चीजें हमारी दोनों ने मना कर दी। तो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद अक्टूबर 1940 में लिमिटेड सत्याग्रह अब लिमिटेड सत्याग्रह में क्या था कि जैसे हमने पहले सत्याग्रह पढ़े, जैसे हमने उस दिन बात की थी कि वो मतलब एक बड़े लेवल पे सत्याग्रह है जो उन्होंने कंडक्ट किए। अब इसमें क्या था, गांधी जी ने क्या आइडियोलॉजी रखी कि आप अपने अपने एरियाज में जो लीडर्स हैं वो अपने लोकल लेवल पर अपना जो सत्याग्रह वो कंडक्ट करो, आप अपने एरिया में जितने लोग आपसे मिलते हैं आपके साथ हैं उनके साथ आप लिमिटेड सत्याग्रह करो एज अ प्रोटेस्ट टू अगस्तोफर और ब्रिटिशर की जो पॉलिसी है कि उन्होंने हमें बिना पूछे वॉर में इन्वॉल्व कर दिया, सिर्फ उसके प्रोटेस्ट के लिए आप अपने एरिया में लिमिटेड सत्याग्रह करो। अब ये भी आप नोट कर लेना, अब लिमिटेड सत्याग्रह में जो फर्स्ट पर्सन जिन्होंने किया था वो थे विनोबा भावे। ठीक है, फर्स्ट पर्सन थे विनोबा भावे, सेकंड पर्सन थे नेहरू, और फर्स्ट जो वुमेन थी वो थी सुचेता कृपलानी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक यही चीज चलेगी, उनके बीच में अभी तक कोई भी एक डिसीजन पे नहीं पहुंचे। ये कर लिया सबने आपने नोट कर लो, अगर कोई चीज देख लो इसमें से पूछनी है कोई नहीं समझ आई तो। सुचेता कृपलानी इन्होंने स्टार्ट किया था फर्स्ट टाइम, ये आइडिया था गांधी जी का, मतलब ये था कि फर्स्ट जो पर्सन जिन्होंने मतलब किया अपने एरिया में वो थे विनोबा भावे, सेकंड पर्सन थे नेहरू और ये थी फर्स्ट वुमेन। ये तो मतलब हो गए ना मैन हो गए, फर्स्ट वुमेन क्योंकि बन नहीं सकता क्वेश्चन, तो कैसे भी स्टेटमेंट सारी चीजें करनी चाहिए। ठीक है, कर दो ये इसके बाद फिर से ही इंडियंस को प्लीज करने के लिए आया क्रिप्स मिशन, जो कि आपने अभी रिसेंट में पढ़ा। क्रिप्स मिशन आया 1942 में, इसके जो मेन जो पर्सन आए वो थे स्टैफोर्ड क्रिप्स, जो इसके चेयरमैन। ठीक है, और इसके अंदर क्या क्या उन्होंने रखा, इंडियन जो है फिर से वही चीज आ गई, डोमिनियन स्टेटस, सिर्फ डोमिनियन स्टेटस दे सकते हैं। उसके बाद क्या रखा, इंडिया है, इंडिया को हम वॉर के बाद फ्री कर देंगे, लेकिन उसके बाद इंडिया के पास ऑप्शन रहेगा कि वो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ को ज्वाइन करें या फिर अपना सेपरेट एक नेशन। ब्रिटिश कॉमनवेल्थ क्या था, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ था कि जो कंट्रीज ब्रिटिश कॉलोनीज थी पहले, जब वो इनसे इंडिपेंडेंस लेती थी तो वो एक तरह से अपने लेवल पर सारा अपना डिसीजन खुद लेती थी, लेकिन उनको माना जाता था कि वो अभी भी ब्रिटिश के अंदर है। मेन जो उनके जो होते थे सारे मुद्दे अपना एडमिनिस्ट्रेशन को खुद रन करते थे सब कुछ, लेकिन उनको माना जाता था कि वो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के अंदर है, एक तरह का उनके ऊपर टैग लगा हुआ। दूसरा ऑप्शन था कि वो अपना सेपरेट नेशन बने, सारा कुछ अपने हाथों से खुद करे। ना वो इसलिए था ना कि हम ब्रिटिश कॉमनवेल्थ को बाहर ले रहे हैं 1949
एक पर्सन के शायद गवर्नर जनरल उस टाइम पे ब्रिटिशर मतलब ब्रिटिश पर्सन होते थे। उसके बाद से जब इसको हटा दिया तो वो सारा आगे आएगा जैसे जैसे ठीक है। फर्स्ट ऑफर में हमने क्या पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली थी उसमें जो इंडियंस हैं वो सिर्फ मेजोरिटी में होंगे। मेजोरिटी में मतलब कि उसमें बाकी और कम्युनिटीज या ब्रिटिशर्स भी उसके मेंबर्स होंगे। इसमें उन्होंने क्या रख दिया कि जो कंप्लीट मेंबर्स हैं वो होंगे इंडियंस। समझ में आ गया आपको डिफरेंस है इसका? फर्स्ट ऑफर में सिर्फ मेजोरिटी, इसमें जो है वो कंप्लीट इंडियंस होंगे। ठीक है। और उस टाइम पे क्या था कि हमारा जो इंडिया था बटा हुआ था प्रोविंसेस में और प्रिंसली स्टेट्स में। प्रोविंसेस वो होते थे जिनमें प्रॉपर इलेक्शंस होते थे, जिसकी हमने बात करी कि 1937 में जो इलेक्शन हुए वो एक तरह से स्टेट्स होती थी। प्रिंसली स्टेट्स होती थी जो मोनार्की में काम करती थी। मोनार्की मतलब वहाँ पे राजा होते थे। राजा इन द सेंस कि जो पिछले टाइम से अपने दादा परदादा के टाइम से उनकी जो मतलब सारा प्रजा वाला सिस्टम वो चल रहा था, तो वहाँ पे कोई मतलब इलेक्शन वाला सिस्टम नहीं था। वहाँ पे सिस्टम सिर्फ मोनार्की का था। एक राजा रहेगा, उसके अंदर प्रजा को रूल करेगा। अब क्या हुआ, क्रिप्स मिशन ने क्या इसमें ऑफर किया कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनकी मर्जी है कि वो इंडिया को ज्वाइन करें। अब ये इंडिया का जैसे मैप है ना, तो इसमें 553 प्रिंसली स्टेट्स थी टोटल एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। कोई यहाँ पे, कोई यहाँ पे, कोई यहाँ पे, कोई यहाँ पे। अब जब उन्होंने हमारी लाइन यहाँ पर रख दी कि इसके इधर वाला इंडिया और इसके इधर वाला पाकिस्तान है। अब सोचो कि यहाँ पर कोई ऐसे छोटी सी स्टेट, कोई भी छोटी स्टेट हो गई, हमें तो इंडिया का पार्ट नहीं बनना, तो हमारे सारे इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन में वो एक तरह की रुकावट बनती ना। तो ये बात का टॉपिक है वैसे। तो उस टाइम पे जो हमारे सरदार थे उन्होंने जाकर इन सबको एक एक करके उनको मनाया कि हम आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट्स देंगे, आप इंडिया को ज्वाइन करो। ठीक है। तो ये जो स्टेट्स थी इनके पास ऑप्शन उन्होंने रख दिया कि आप यहाँ तो इंडिया को ज्वाइन कर लो या आप अपना सेपरेट रह लो। ठीक है। अब ये तो एक तरह की इंडिया की जो यूनिटी है उसको खराब करता। ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या रखा कि जो इंडिया का जो डिफेंस है वो रहेगा ब्रिटिश के हाथ में। ये चीज़ भी नहीं इंडियंस को पसंद आई। ठीक है। उसके बाद क्या किया, जो गवर्नर जनरल की पोजीशन है वो भी सेम रहेगी कि उसकी जगह पे कोई इंडियन नहीं रहेगा, वो भी ब्रिटिश पर्सन ही रहेगा। तो ये चीज़ भी नहीं पसंद। ठीक है। अब इसको क्रिप्स मिशन को भी कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया। और मुस्लिम लीग ने क्यों रिजेक्ट किया, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, बता सकता है क्यों रिजेक्ट किया है? बस उन्हें चाहिए था कि हमें तो बस अपना सेपरेट पाकिस्तान चाहिए, हम उसके बिना किसी भी बात नहीं मानते, एक साइड ही कर दिया। ठीक है। क्रिप्स मिशन यहाँ पे हमारा एक तरह से फेल हो गया। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और नोट कर लेना, गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को कहा था पोस्ट डेटेड चेक ओवर फीलिंग। मतलब एक डूबने वाले बैंक का पोस्ट डेटेड चेक कि उसका हमें कोई बेनिफिट ही नहीं। ठीक है। इसको भी क्रिटिसाइज किया, इस पर भी कोई बात नहीं बनी। फिर से वही चीज़ें कि हम वोट में नहीं जाएंगे, प्रोटेस्ट शुरू होने लगे। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जब इंडियंस को लगा कि अब जो ब्रिटिशर्स हैं वो हमारी कोई भी डिमांड नहीं मान रहे सही से, अब हमें कोई ना कोई एक स्टेप अच्छे से लेना पड़ेगा। फिर वादा सेम जो हमने पहले पढ़ा पिछले जो पहले जो आपको जहाँ से स्टार्टिंग कराया था कि वहाँ पे उन्होंने ये डिसाइड किया था कि हम वॉर में बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। सेम जगह पर फिर से कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी थी उसकी मीटिंग होती है 1942 में। ठीक है। इस जगह पे क्या डिसाइड हुआ कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो हमारी जो डिमांड्स हैं उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे, उसको इग्नोर कर रहे हैं। अब हमें एक इंडिया लेवल की मूवमेंट चाहिए जिससे हम ब्रिटिशर्स को अपनी इंडिया से बाहर फेंकें और हमारा उनका रूल एस्टैब्लिश करें। ठीक है। यहाँ पे पहली बार बात हुई थी ब्रिटिशर्स को इंडिया से आउट करने की। यहाँ से डिमांड हुई। उसके बाद
याद रखना आपने कि 1940 से 46 तक वही प्रेसिडेंट रहे मौलाना आज़ाद इसके प्रेसिडेंट, और यहीं पे स्टार्टिंग हुई क्विट इंडिया। यहाँ पे उन्होंने पहली बार उसकी बात की और यहाँ पे मूवमेंट की ये भी लिख देना एक चीज़ जो प्लेस बॉल में भी थी उसका नाम था बाबरिया टेन, जहाँ पे ये मीटिंग हुई। और जो पर्सन जिन्होंने क्विट इंडिया तो इंग्लिश का वर्ड हो गया, अब इसका हिंदी में बना भारत छोड़ो आंदोलन। और जो पर्सन जिन्होंने इस टर्म को नाम दिया वो थे यूसुफ। इसमें क्या डिमांड रखेगी, हमें चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस ब्रिटिशर्स से। ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री को छोड़ के चले गए। हाँ मतलब ये टर्म जो थी इन्होंने दी थी, जैसे ये यूसुफ अली मतलब उस टाइम पे लोकली जैसे फ्रीडम फाइटर लगा लो कह सकते हैं, कोई ऐसे नहीं कोई मेन आदमी उस टाइम पे कि यहाँ पे क्या हुआ था कि यहाँ पे जस्ट वो बात कर रहे थे हमें भी मूवमेंट चाहिए ऐसी, और यहाँ पे जब वो क्विट इंडिया मूवमेंट है उसकी स्टार्टिंग हुई 8 अगस्त को यहाँ पे मीटिंग हुई और इन्होंने डेट रखी थी कि 10 अगस्त से हम प्रोटेस्ट शुरू कर देंगे, ठीक है, प्रोटेस्ट शुरू कर देंगे। 8 अगस्त को यहाँ पे ये मीटिंग होती है और इसमें ये डिमांड्स तो मिलनी कि हमें अपनी कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, उसके बिना हम कोई बात नहीं करेंगे। और उन्होंने क्या बोला कि यहाँ पे जो प्रोविंसेस में जो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स हैं उसकी तो मेनली कांग्रेस की, क्योंकि जो लोकल ऑफिसर ने पता चल चुका था कि हमारा जो फ्यूचर है वो कांग्रेस ही, क्योंकि उस टाइम पे कोई इतनी मतलब स्ट्रॉन्ग पार्टी कोई फेस नहीं कर सकता, ठीक है। अब इस मूवमेंट अब क्विट इंडिया मूवमेंट की डिमांड थी कि जो प्रोविंसेस में जो गवर्नमेंट चल रही है ब्रिटिशर्स के बाद जाने के बाद एक बार वही रूल करेंगे अपने अपने स्टेट्स में, ठीक है। मान लो जितनी स्टेट्स हैं उसमें प्रोविंसेस जो गवर्नमेंट है वो रूल करेगी, और उसके बाद क्या आएगा, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनता या हमारी गवर्नमेंट नहीं बनती तब तक ये रूल बनते रहेंगे, समझ आएगा, ठीक है। और जो भी प्रिंसली स्टेट्स हैं हमने ऊपर बात करेंगे प्रिंसली स्टेट्स की, सारे प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया को ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। अभी इसमें और इसमें क्या डिफरेंस आया, वो कह रहे थे कि इनके पास ऑप्शन है कि आप इंडिया में रहो या ना रहो, आप अपना अलग रह सकते हो। यहाँ पे इंडियंस ने जो डिमांड रखी क्विट इंडिया मूवमेंट में कि हम तो इनको अपने साथ रखेंगे और अपना कंप्लीट इंडिया बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इस मूवमेंट के अंदर जो हर एक वर्ग के लोग थे उनको अपना अपना अलग एक टास्क मिला, ठीक है। अब जैसे जो प्रिंसली स्टेट्स थी ये तो इनमें आम नागरिक इंडियंस ही थे, ये तो इसमें इंडियंस ही, तो उन्होंने क्या क्विट इंडिया मूवमेंट में लीडर्स ने बोला कि जो प्रिंसली स्टेट्स अब सारी इनमें से जब हम बाद में पढ़ेंगे 554 जो स्टेट्स थी उनमें से ऑलमोस्ट 549 मान चुकी थी सरदार पटेल के कहने में कि हाँ हम आपको ये बेनिफिट देंगे, इतने पैसे देंगे, या आप अपने लोकल लेवल पे आपको जरूर करना, लेकिन आप इंडिया को मतलब सपोर्ट करो, इंडिया को ज्वाइन करो, समझ आएगा। तो अब इसके अंदर ये भी था कि सारे जो रूलर्स थे उस टाइम के राजा थे प्रिंसली स्टेट्स के, वो सभी तो नहीं चाहते थे कि हम इंडिया को ज्वाइन करें, कुछ तो थे ना जो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करते थे। अब अगर ब्रिटिशर यहाँ तक पहुँच गए कि हमें उनसे इंडिपेंडेंस मांगनी पड़ रही है, आए वो कैसे थे, आपने पढ़ी है हिस्ट्री की, आए तो वो सिर्फ एक ट्रेड करते थे, कितने बंदे रहे थे, थोड़े से एक ग्रुप बंदों आया और वहाँ से बात होगी कि हमें उनसे इंडिपेंडेंस मांगनी पड़ी है, वो भी हमारे देश की, वो क्यों हुई, क्योंकि जो हमारे लोग थे वही बेकार थे इसमें, क्योंकि वो उनके साथ मिलते थे, चाहे लोकल राजा थे, क्योंकि उन्हें फायदा तो था, चाहे हम मुगल राजा की बात करें, चाहे हिंदू राजा, कोई भी राजा थे, अब ये नहीं सारे ऐसे थे, लेकिन सबने उनका साथ दिया, इसीलिए वो यहाँ तक पहुँचे। तो इतने मतलब कि कोई मतलब कि इतना बड़ा देश है,
100 बंदा, 100 एक तरफ 100 बंदा आएगा, एक तरफ इतना बड़ा देश, वो आगे उनको लालच देते थे हम आपको वहाँ से इतना पैसा देंगे, इतने प्यार देंगे, आपको ये चीज़ें, मतलब इंग्लैंड से आपको ला के देंगे। वो मिनट में अपना बस ये था कि ये जो सारा होने की वजह थी इंडियंस के लालच था, ठीक है। अब क्या था कि अब इस मूवमेंट के अंदर जो इस पिछली स्टेट्स के अंदर जो लोग थे, जो कॉमन पीपल थे, उनको ये बोला गया कि आप अगर आपके जो रूलर है अगर वो प्रो ब्रिटिश है, प्रो ब्रिटिश मतलब अगर उनकी सपोर्ट कर रहे हैं ब्रिटिशर्स की, कि वो मतलब अलग रहना चाहते हैं इंडियन से, तो आप उसकी उनकी बात ना मानो, आप अपने एरिया में प्रोटेस्ट करो, ठीक है। अब ये करेंगे प्रोटेस्ट अपने एरिया में अगर उनका लीडर उनकी बात मानता है। अब जो स्टूडेंट्स हैं उस टाइम पे स्टडी कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को रो दिया गया कि आप अपनी स्कूल है जो उनको छोड़ दो और आप क्या काम करो, आप जो भी लीडर्स जो आपको कोई वो बताते हैं, कोई डिसीजन बताते हैं, आप एक जगह से दूसरी जगह जाकर वो उसको मैसेज को मतलब उसको जाके रखो, ठीक है। ये इनका एक तरह का काम था मैसेंजर का। और इस मोमेंट में मैंने भी बहुत बढ़ चढ़ के रोल किया, ट्राइबल्स थे उन्होंने भी बहुत इसमें सपोर्ट की। और जो पुलिस में जो इंडियंस थे, क्योंकि सारी जो पुलिस थी और आर्मी थी उसमें सारे ब्रिटिशर्स तो थे ही, पुलिस और आर्मी थी, उनको ये अर्थ की गई कि आप अपने जो इंडियंस जो भाई हैं, इंडियन पीपल हैं, उनके ऊपर आप कोई भी फायरिंग ना करें, कोई भी लाठीचार्ज ना करें। मतलब ये तो वो एक तरह के जो अंग्रेज सरकार के ऑफिसर ही, उनको वो काम तो करना ही पड़ना था। जैसे कि जो वो ऑर्डर मिलेगा कि मान लो एक जगह पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और मान लो ऑफिसर भी इंडियन है, उसको ऑर्डर मिलता है ऊपर से कि आप जाके वहाँ पर लाठीचार्ज कर या कुछ उसको करना तो पड़ेगा। लेकिन उनको अर्थ की गई थी कि आप इस चीज़ से बचना, आप अपने जो भाई हैं उनको बिल्कुल भी कुछ मारना कुछ नहीं करना आपने, आप उनका उल्टा साथ दें। ट्राइबल्स जो थे, ट्राइबल्स अपने एरियाज में रह रहे थे, ट्राइबल्स को भी तो ब्रिटिशर लूट रहे थे। अब 1854 में शायद याद होएगा तो रेलवे की लाइन, रिसोर्सेज उनके रॉ मटीरियल वहाँ से भी लूट रहे थे। अब जब उन्होंने जो रेलवे लाइन बिछाई, रेलवे लाइन कहाँ से बिछानी थी, बिछानी तो सारी जंगलों में से थी। ट्राइबल के लिए क्या होता है, ट्राइबल के लिए अपना जो लैंड होता है, अपना जंगल होता है, वो सबसे जरूरी है। अब एक तरह से अपने ये देखते हैं कि गांधी जो थे हैं, कांग्रेस थी, उसका मेन मतलब रोल ये था कि उन्होंने हर वर्ग के लोगों को अट्रैक्ट किया, फिर उनको मनाया, चाहे कोई गरीब है चाहे कोई लैंड ओनर है, उसको भी उन्होंने ये समझाया कि आपका भी इस चीज़ में नुकसान है, ताकि जो हर एक सेक्शन के लोग उसको मतलब मूवमेंट को साथ दें। और ट्राइबल्स इसलिए उसको सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। स्टूडेंट्स का हमने देख लिया उस टाइम। फिर क्या हुआ कि ये सब हमने बात करी 8 अगस्त की, अभी तो हम 10 अगस्त तक पहुँचेंगे कि ये तो अभी बातें चल रही है कि आपने ऐसे करना है, आपने ऐसे करना है, ठीक है। तो क्या हुआ 9 अगस्त को जो मेन लीडर्स थे उन सबको अरेस्ट कर दिया गया। लीडर्स अरेस्ट हो गए, लोगों के ऊपर हुआ लाठीचार्ज, फायरिंग, एक तरह से जो मूवमेंट थी उसको दबाने की कोशिश होती, ठीक है। इसी बीच क्या हुआ, एक लेडी थी, जैसे मेन लीडर्स में हम इनकी बात करेंगे, जो मौलाना आज़ाद हो गए, गांधी जी हो गए, सब लीडर्स अरेस्ट होना शुरू हो गए। अब कांग्रेस के ऊपर कोई एक लीडर तो था नहीं जो लोगों को मतलब कोई डिसीजन बता सके कि आपने अब ये करना है, अगला काम आपने ये करना है, कोई लीडरशिप तो थी। तो एक लेडी थी अरुणा बसंत, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कांग्रेस के ऊपर कुछ टाइम पे डिसाइड किया, मतलब प्रेसिडेंट बनी। और ये थी फर्स्ट वुमेन जिन्होंने इंडिया का जो फ्लैग था उसे होस्ट किया, मतलब इंडिया का जो फ्लैग था फर्स्ट टाइम उन्होंने लहराया, ठीक है, समझ में आएगा। तो ये उस टाइम की बात है जब ये लीडर्स अरेस्ट हो गए, जो मूवमेंट चल रही थी उस टाइम पे, उसके साथ साथ ये थी। तो प्रोटेस्ट होने के साथ साथ क्या हुआ, जो हमारे प्रोटेस्ट लोग कर रहे थे उन्होंने क्या किया, जो टेलीग्राफ लाइन्स होती थी उस टाइम पे, तो ये कम्युनिकेशन का जरिया था, रेलवे लाइन्स और सब चीज़ें, ट्रांसपोर्टेशन के जो मीन्स थे उन सबको डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है। तो
अपना संदेश पहुंचाने का तरीका सबसे ईजी था न्यूज़पेपर या रेडियो, ठीक है। अब इस टाइम पर इतने सारे ही प्रेस जनरल रिलीज होते थे, न्यूज़पेपर आते थे जो कि मतलब लीडरशिप की बातें आम लोगों तक पहुंचाते थे कि आपको नेक्स्ट स्टेप ये करना, ठीक है। ये मतलब अभी ये बात की बातें हैं, ये इतना यहाँ पे इंपॉर्टेंट नेम्स वगैरह दिए हुए हैं, वो जब हम वो साथ में करेंगे ना जर्नल्स नाम उसमें आ जाएगा। मेन यहाँ पे जो अंडरग्राउंड जिन्होंने रेडियो चलाया था वो थी उषा मेहता। अब ये नोट कर लेना क्योंकि ये जो उषा मेहता इनकी लास्ट ईयर डेथ हुई, तो ये करंट अफेयर एक तरह से करंट अफेयर में था उसमें, क्योंकि मतलब इनकी 100 के अराउंड की उस टाइम से देख लो 1943 का टाइम हुई है, मतलब इनकी अब डेथ हुई है। तो ये नोट कर लेना कि इन्होंने चलाया था अंडरग्राउंड रेडियो नेटवर्क बॉम्बे में। और इस टाइम पे जो लीडर्स थे वो थे जेपी नारायण इस मूवमेंट में, राम मनोहर लोहिया, सुचेता कृपलानी, ये मेन लीडर्स थे। और जो अंडरग्राउंड रेडियो नेटवर्क जिन्होंने चलाया था वो थी उषा मेहता। और इसी टाइम पे वर्कर्स जो थे वो भी स्ट्राइक करने लगे अपने अपने एरिया में ताकि वो इस मूवमेंट को सपोर्ट करें। और एक और इंटरेस्टिंग बात हम देखते हैं कि मुस्लिम जो लीग थी वो कांग्रेस से बिल्कुल अपोजिट होकर चल रही थी, लेकिन ये नहीं था कि सारे मुस्लिम्स ही मुस्लिम लीग में थे, बहुत सारे मुस्लिम कांग्रेस में थे। हम देखेंगे कि जो हमारी फर्स्ट जो मतलब गवर्नमेंट बनी थी उसमें बहुत सारे जो लीडर्स थे मिनिस्टर्स थे वो मुस्लिम थे, ठीक है। इसमें मुस्लिम्स ने जो क्विट इंडिया मूवमेंट में क्या साथ दिया, जो लीडर्स मतलब एक तरह से हम कह देते हैं फरार हो जाते थे या अंडरग्राउंड छूटते थे, उनको मुस्लिम्स ने अपने घरों में शेल्टर दिया। एक तरह से उन्होंने भी इंडियन जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उनकी सपोर्ट की, ठीक है। सेम टाइम पे जब हमारी लीडरशिप चली गई, लोकल लेवल पे लोगों ने क्या किया, पैरेलल गवर्नमेंट्स एस्टैब्लिश कर। अब इसका क्या मतलब, जब पूरी कंट्री में या एरिया में जब हमारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, कोई हमारे पास लीडरशिप नहीं है, और एक एरिया में कुछ हम कह देते हैं कि एक कोई जिम्मेवार लगा लो, कोई एक स्ट्रॉन्ग पर्सन लगा लो एक एरिया का, वो आगे आया, उसने क्या किया, कुछ लोगों को इकट्ठे किया, उसने बोला कि हम अब इस एरिया की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो रूल है, अब हम संभाल देंगे, ब्रिटिशर्स को हम कुछ भी रूल नहीं करने देंगे। समझ गया, एडमिनिस्ट्रेशन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में जो चीज़ें होती हैं वो हमारे हाथ में हैं। तो ये आप मैं आपको 3-4 नाम लिखवा देता हूँ एक एरिया का, और कौन कौन से लीडर्स थे ये भी आप नोट कर लेना, ठीक है। सबसे पहले है बलिया एरिया, बलिया है यूपी में, और यहाँ पे जो लीडर थे वो थे चित्तू पांडे। सतारा महाराष्ट्र में, यहाँ पे जो सरकार बनी थी उसका नाम था प्रति सरकार, तो इसके लीडर थे नाना पाटेकर। ये था वेस्ट बंगाल में, तो यहाँ पे जो सरकार बनी थी उसका नाम था जातीय सरकार, और इसके लीडर थे सतीश सावंत। ये एरिया था दार्जिलिंग उड़ीसा में, यहाँ पे जो लीडर थे लक्ष्मण नायक। नाना पाटेकर, पाटेकर की पार्टी है, पार्टी नाना पाटेकर का एक्टर है, मतलब ये मतलब अच्छा ये है, ये जैसे बलिया एरिया हो गया यूपी में है, इसके जो लीडर थे चित्तू पांडे, ये 17
महाराष्ट्र में इसकी यहाँ की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने उसका नाम रखा प्रति सरकार, और इसके लीडर थे नाना पाटेकर। ठीक है, यहाँ पे दार्चा रीजन है उड़ीसा में, यहाँ पे लीडर थे लक्ष्मण नायक, और तमलुक रीजन है वेस्ट बंगाल में, यहाँ पे जातीय सरकार, और इसके लीडर है सतीश साहनी। ठीक है, चलिए अब ये सब होने के बाद टाइम था कि ब्रिटिशर्स अब इस मूवमेंट को दबाएं। ठीक है, हमने देखा ये तो अभी शुरुआत हो रही थी सारी चीज़ों की। अब दबाना उन्होंने कैसे था, मास किलिंग्स, लाठीचार्ज, उससे फायरिंग, ये सब करके उन्होंने इस मूवमेंट को दबा दिया। ठीक है, हमने जहाँ से हमने शुरू किया आपको याद है सारा कि कैसे क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुई, और यहाँ तक आते आते उन्होंने सारी चीज़ों को दबा दिया। मेन जो लीडर्स थे उनको अरेस्ट कर दिया। अब गांधी जी ने अपनी जिंदगी का लॉन्गेस्ट फास्ट करना है, 20 डेज का फास्ट करना। एक चीज़ रहेगी आपको, जहाँ से आपने क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया वहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेना, जो गांधी जी ने करो या मरो का जो स्लोगन दिया था, डू और डाई, वो क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम की। ठीक है, नोट कर लेना, क्वेश्चन बन सकता है। हाँ, ये गांधी जी ने अपनी लाइफ का लॉन्गेस्ट मतलब फास्ट रखा था 21 डेज का, जब उन्होंने 1943 में इस मूवमेंट को दबा दिया। 1942 में शुरू हुई, धीरे धीरे शुरू करते करते 43 तक आके, और ये फेब का टाइम पीरियड था जहाँ पे गांधी जी ने इसके अगेंस्ट फास्ट किया। ठीक है, समझ में आ गई। सारे मतलब ये इसका मतलब ये कि उन्होंने दबाना था इसको। हाँ, जो स्टार्ट किया उनके खिलाफ, पहले बार तो हमने देख ही किया, पहले भी उन्होंने ये सब किया। ठीक है, अब उन्होंने इस चीज़ को दबा लिया, सब मतलब फायरिंग हुई, किलिंग्स हुई। ठीक है, अब एक तरह से ये मूवमेंट यहाँ पर खत्म हो गई। अब आप एक टाइम सुनाओ कि इम्पैक्ट ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। अब हम देखेंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, इसका हमें फायदा है नुकसान क्या हुआ क्विट इंडिया मूवमेंट को। ठीक है, पहला तो इसका इम्पैक्ट पड़ा कि ब्रिटिशर्स की नज़र में पहली बार उन्होंने ये देखा कि इंडियंस जो हैं अगर वो अपने करने पे आए तो हमें आगे बाहर फेंक सकते हैं। जब उन्होंने देखा कि कितने लेवल पर लोगों में इतनी यूनिटी है, वो मतलब हमारे अगेंस्ट खड़े हुए हैं, और मतलब इसी मूवमेंट की पहली मूवमेंट थी जब ब्रिटिशर्स को ये फील हो गया कि हमारे अब जाने के दिन नहीं आ रहे। ठीक है, ब्रिटिशर्स को ये रियलाइज हुआ कि इंडियंस जो हैं वो यूनाइटेड हो गए। ठीक है, और सेम क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे जो ब्रिटेन की वर्ल्ड लेवल पे इंसल्ट हुई, क्योंकि जो दूसरी कंट्रीज के जो लीडर्स थे वो इनको हमेशा से इस चीज़ के लिए क्रिटिसाइज करते थे, जो इनका कॉलोनियलिज्म का कंसेप्ट था। ये किसी देश में जाते, वहाँ पर जाते बिजनेस के माध्यम से, और वहाँ पे जाकर धीरे धीरे उनको कॉलोनाइज करते थे। ठीक है, उनकी इंसल्ट हुई। और जो सबसे मेन चीज़ क्या निकली इस टाइम पर कि जो कांग्रेस है वर्ल्ड वाइड इंसल्ट हुई, मतलब उन्होंने इतने लोगों को मार दिया, दबा दिया। वही कह रहा हूँ कि उस जब ब्रिटिशर्स के आने के टाइम से जो वर्ल्ड वाइड, ये तो एक ब्रिटेन यूरोप की बात हो गई, यूरोप कहाँ पे है, वो सेंटर में यूरोप। अब जो अमेरिका है वो जो कंट्रीज थी उस टाइम पे, उन्होंने मतलब इस चीज़ का पूरा क्रिटिसिज्म किया कि इन्होंने मतलब एक मूवमेंट को कैसे उन्होंने दबाया, उन्होंने लोगों की बेगनाम की उन्होंने जान ली, तो एक तरह से इनकी वर्ल्ड वाइड इंसल्ट हुई। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट। तो कांग्रेस है जो, कांग्रेस इज द फर्स्ट फेज। कांग्रेस ये है एक ऐसी पार्टी जो मतलब इंडिया के लिए मेन स्ट्रगल कर रही है, और इंडिपेंडेंस के बाद कांग्रेस ही इंडिया को चलाने में सक्सेसफुल रह सकती है, और कोई इतना जो स्ट्रॉन्ग है। मेन ये 3 पॉइंट्स ठीक है। ये तो यहाँ तक कोई इंडिया मूवमेंट की बात होगी। अब इसके बाद बात की कि अब हमें इंडिपेंडेंस कैसे मिलेगी, हम किस तरह से इंडिपेंडेंस दे सकते हैं। उनकी ब्रिटिशर्स तक तो ये बात का कोई वो नहीं था
मतलब उनका इंटरेस्ट था हम कैसे इंडिपेंडेंस दे, लेकिन हमारे लेवल पर दो थ्योरीज आई कि हम इंडिपेंडेंस कैसे ले सकते हैं। दो मेन आइडियाज, ठीक है। सबसे पहला था सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला। यह है था 1944। सी राजगोपालाचारी आपने नाम तो सुना ही होगा, तो उस टाइम पे भी एक लीडर थे और फर्स्ट सेशन एंड इंडियन कांग्रेस का भी वो आगे आएगा। तो इन्होंने क्या फॉर्मूला दिया कि जो मुस्लिम लीग है और कांग्रेस है वो इकट्ठे हो जाए। हमने यहाँ तक क्या पढ़ा, जो मुस्लिम लीग है वो कह रही थी हम तो अपना पाकिस्तान लेके ही मानेंगे, कांग्रेस ये सारी स्ट्रगल करती है। इन्होंने क्या फॉर्मूला दिया कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस इकट्ठे आ जाए, इकट्ठे होके स्ट्रगल करें और इंडिपेंडेंस ले लें ब्रिटिश से, और फिर क्या करें उसके बाद प्लेबिसाइड करें। प्लेबिसाइड क्या होता है कि जो आम नागरिक है, जब आपने इंडिपेंडेंस ले ली, आप लोकल एरियाज में जाओ, आम नागरिकों से बात करो कि क्या हमें आगे क्या करना चाहिए, हमें साथ रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, आप लोगों की राय लो। प्लेबिसाइड का मतलब ये होता है, ठीक है। कॉमन पीपल की आप राय लो, उसके बाद आप जो भी आपके अंदर चीज़ें आती हैं, मान लो डिफेंस की चीज़ें आ रही, जो हमारा वेल्थ आगे करते हैं, जो नेशनल वेल्थ है, कोई भी रिसोर्सेज हैं, उनको आप 50-50% में डिवाइड करके उसके बाद अपना इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग फॉर्म करो। अभी समझ में बात, पहले आप इकट्ठे हो जाओ, उसके बाद लोगों से सलाह करो और 50-50% में सारी चीज़ें बांट के एक बार सारा कुछ पीसफुली करके आप अलग हो जाओ। सिंपल सी बात है, ठीक है। दूसरा था देसाई ये थे भूलाभाई देसाई, भूलाभाई देसाई, ठीक है। ये थे लियाकत अली, ये थे कांग्रेस में से, ये थे मुस्लिम लीग में। बोलेगा इन दोनों ने भी सिमिलरली ये चीज डिसाइड करी कि हम 50-50 परसेंटेज पे इंटरिम गवर्नमेंट बना लेते हैं। इंटरिम गवर्नमेंट क्या होगी कि हम एक बार इनसे इंडिपेंडेंस लेके टेम्परेरी गवर्नमेंट बना लेते हैं कि हमारा प्राइम मिनिस्टर है, ये हमारे मिनिस्टर्स हैं, इसके पास ये मतलब पोर्टफोलियो, इसके पास डिफेंस है, इसके पास फाइनेंस है। एक बार ये बना के हम अलग हो जाते हैं। उसके बाद सिमिलरली इसी तरीके से 50-50 में हम सारे रिसोर्सेज बांट के अपना सेपरेट नेशन बना दें। समझ में आई? ये आपका तरीका, ये है भूलाभाई देसाई, ठीक है। भूलाभाई देसाई कांग्रेस में थे और लियाकत अली थे दूसरे में। ये दोनों समझ में आ गया आपको? दोनों ने ये मतलब एडवाइस दी कि आप ऐसे ऐसे अपनी इंडिपेंडेंस कर लो। ये तो थी बातें हमारी इंडियंस जो बातें कर रहे थे। ब्रिटिशर्स को तो इस चीज़ का कोई मतलब नहीं था, उनका तो इस चीज़ को कोई ध्यान नहीं था। तो जो लास्ट चीज़ आई वो थी, पहले हमने जो वाइसरॉय पढ़े थे, मैंने आपको लिखाया था, क्या नाम लिखाया था बता सकता कि जो हमने स्टार्टिंग में बात की वाइसरॉय, स्टार्टिंग में कौन से, हाँ ठीक है। और 1945 में नए वाइसरॉय लॉर्ड डेवन, लॉर्ड डेवन को टास्क दिया गया कि वो अब इंडिया को, जैसे हमने पहले देखा अगस्त ऑफर या ब्रिक्स मिशन जैसे आया था, वो इसलिए आया था कि इंडियंस को प्लीज करें हम लोग किस तरीके से मनाएं वॉर के लिए। अब यहाँ तक तो वॉर ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी। अब वेवर प्लान आया था कि कैसे इंडिया को इंडिपेंडेंस दे, किस बेसिस पे इंडिपेंडेंस मिले और इंडिपेंडेंस के बाद वो कैसे कैसे अपना सिस्टम सारा डेवलप करे। इसने क्या पॉइंट्स रखे, इसका एक और नाम था वेवर प्लान का, दूसरा नाम था शिमला कॉन्फ्रेंस, ठीक है। ये 1945 की बात है। इसमें क्या बात रखी कि जो वाइसरॉय की काउंसिल है उसमें सिर्फ
गवर्नर जनरल प्लस जो कमांडर इन चीफ है, गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ ऑफ आर्मी, ये जो दो पर्सन रहेंगे ये होंगे ब्रिटिशर्स, जो कि सीधा ब्रिटिश पार्लियामेंट को रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, पहले हमने क्या पढ़ा था कि उन्होंने बोला कि उसमें सिर्फ 8 मेंबर्स होंगे वाइसरॉय की काउंसिल में इंडियंस। अब उन्होंने बोला सिर्फ इन दोनों को छोड़ के सारे इंडियंस होंगे। समझ में आएगा? और इसमें रखा गया कि आप 50-50 बेसिस पे, जो बात हमने यहाँ पे पढ़ी, 50-50 के परसेंटेज पे इंडियन गवर्नमेंट हमको बनाओ, दोनों मुस्लिम लीग और कांग्रेस, और 50-50 के बेसिस पे आप इंडिपेंडेंस ले लो और उसके बाद अपने सेपरेट इंडिया और पाकिस्तान का निर्माण। ठीक है, अब इस पर भी वही चीज़, मुस्लिम लीग हमें तो अपना अलग पाकिस्तान चाहिए, लेकिन जो कांग्रेस थी वो इस चीज़ की खिलाफ थी कि वो ये जो था डिफ्रेंशिएट ये नहीं करना चाहती, ना ही वो इन दोनों के फिर में ये चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो भी खत्म होता है वो हमने यहाँ पे देखा था कि सुभाष चंद्र बोस को हमने एक बार साइड में लिया था, हिस्ट्री या हमारे सिलेबस के हिसाब से यहाँ तक हमने एक बार कवर करना है, उसके बाद यहाँ से सुभाष चंद्र बोस का टॉपिक शुरू होगा। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने कैसे कैसे स्ट्रगल किया, वो तो अपना साइड में होते थे, वो शायद तक आपको थोड़ा बहुत आपने किसी ने सुना हो कि वो उन्होंने जो आईएनए थी अपनी 9 थी अलग से आर्मी में बनी होंगी, तो वो टॉपिक सारा एक अलग टॉपिक है, वो अलग से बनेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया आप सबको, लाइन वाइज सारा कोई दिक्कत हो तो पूछ लो, कोई डाउट हो। ठीक है, अगले क्यों करेंगे, अगले कर नहीं सकते, वो तो है ही है, पर नहीं हो सकता ना, ये तो फिर कोई बात है कि अगले हम या तो वो ये है कि वहाँ पर बिल्कुल ही इकोनॉमी गिर जाए, वहाँ के लोग ही ये चीज़ डिमांड करने लग जाए, फिर तो ऐसे नहीं तो जो लोग ये आगे बैठ जो कि चैनल कर एक टॉपिक हो रहा है, वो बोरिंग टॉपिक कर लिया, फिर इंटरेस्टिंग कर रहा आगे फैलना है, भागने को क्या हो इसका। हाँ वो तो नहीं है, वो तो सारी साइट्स ही उधर है, मोगल गार्ड होगी कितनी होगी, वो साइट्स उधर है, वो तो बहुत पहले की बात होगी, अब जो पीओके है वो उधर है सारा, वो कौन बात करे, वो तो बात हम कर ही रहे, पीओके हो गया सारा। ठीक है, उसको कर दो बंद। अच्छा अच्छा, कोई नहीं। ठीक है, ये तो हमारा था। हाँ कर लो जैसे